गुड मॉर्निंग दोस्तों, एसजीपी डिफेंस सर्विसेज एकेडमी के इस डिजिटल ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर मैं प्रोफेसर गणेश खड़से आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने महाजनपदों की कहानी सुनी कि किस प्रकार से एक जो जन नाम की ट्राइब्स, एक ट्राइबल समाज जो यहां से वहां भटकता है, वो स्टेबल हो गया। वो जन अब जनपद बन गए थे। जनपद जमीन की लालसा में एक दूसरे से टकराए, एक दूसरे के साथ में उन्होंने लड़ाई की और जनपद का एरिया बढ़ते बढ़ते महाजनपद बन गए। और बुद्ध के पीरियड में, मतलब बिफोर कॉमन एरा 6th सेंचुरी, इस 6th सेंचुरी में भारत में 16 महाजनपद हमें स्पष्ट तरीके से दिखाई देते हैं। पर बात यहां पर खत्म नहीं होती। जनपद जिस प्रकार से जमीन के लिए झगड़ रहे हैं, ठीक उसी प्रकार ये महाजनपद भी जमीन के लिए झगड़ रहे हैं। और इन 16 महाजनपदों के जमीन के इंटरनल स्ट्रगल में, झगड़े में सबसे अहम और प्रभावशाली कौन सा महाजनपद हुआ, तो वो था मगध। जी हां, मगध, जिसकी कैपिटल है राजगृह, और बाद में इसी मगध की कैपिटल राजगृह से पाटलिपुत्र शिफ्ट हो जाती है। लेकिन ये मगध किस प्रकार से महाजनपद बन पाया और महाजनपद से वो आगे चल के एक एम्पायर बन पाया, ये कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैंने इसके पीछे के रीजन भी बताए थे कि वहां पर कई सारे पावरफुल रूलर्स ने और पावरफुल डायनेस्टीज ने रूल किया। उसका सीक्वेंस मैंने बताया था, हर्यंका, शिशुनाग, नंदा और मौर्य, बाद में शुंगा और कण्व भी आते हैं। लेकिन इन सारी डायनेस्टीज में जबरदस्त पावरफुल रूलर मिले, जिन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंसेस, लड़ाई लड़के, दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा के, ऐसे अलग अलग तरीकों से मगध साम्राज्य को स्टेबिलिटी प्रदान करने की कोशिश की। साथ ही साथ मगध, जो कि एक फर्टाइल प्लेन है, जबरदस्त उपजाऊ जमीन भूमि उनके पास में है। और साथ ही साथ आपको पता होगा, भारत में आयरन माइंस कहां पे है, तो झारखंड और बिहार में है। और यह भी एरिया मगध के अंडर कंट्रोल में ही आता है। तो वेपन्स बना पाए, कृषि के लिए आवश्यक टूल्स बना पाए, और साथ ही साथ मगध के पास एक जबरदस्त एलिफेंट आर्मी भी थी। ये सब रीजंस जो है मगध को सुपर पावर बनने के लिए सफिशिएंट थे, बनाने के लिए सफिशिएंट थे। और मगध सुपर पावर बना भी। और मगध की जो शौर्य गाथा है वो शुरू होती है मौर्यन डायनेस्टी से। और आज उसी मौर्यन डायनेस्टी के बारे में हम जानने वाले हैं। मगध डायनेस्टी का जो सबसे जबरदस्त सुपरस्टार है वो है चंद्रगुप्त मौर्य। जी हां, यही चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु चाणक्य की मदद से नंदा डायनेस्टी का आखिरी रूलर धनानंद को हराकर मौर्यन डायनेस्टी की नींव रखता है। चंद्रगुप्त मौर्य बच्चा है छोटा सा, लेकिन चाणक्य उसको पढ़ा लिखा कर बड़ा करते हैं, समझदार बनाते हैं, और एक जबरदस्त पावरफुल रूलर के तौर पर चंद्रगुप्त का चरित्र उभर आता है। चंद्रगुप्त मौर्य, किस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हराया, इसकी जानकारी हमें एक किताब में मिलती है। उस किताब का नाम है मुद्रा राक्षस, और यह किताब लिखी है विशाखादत्त नाम के व्यक्ति ने। चंद्रगुप्त की कहानी 3rd सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा में हुई। उसके कई दिनों के बाद यह किताब लिखी गई है मुद्रा राक्षस, जो कि विशाखादत्त ने लिखी थी। अब चंद्रगुप्त मौर्य के पीरियड में भारत का नियर अबाउट सबका सब एरिया इसके कंट्रोल में है, आज के भारत का। साथ ही साथ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इतना बहुत बड़े पृष्ठभूमि पर यह चंद्रगुप्त मौर्य रूल कर रहा है। तो भारत का सबसे पहला अगर सम्राट कोई है तो वो है चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों, इस चंद्रगुप्त मौर्य के पीरियड में एक खासियत है, एक बहुत ही अहम बैटल हुई। किसके बीच में, तो चंद्रगुप्त और सेल्यूकस निकेटर के बीच में। यह बैटल हुई 303 बिफोर कॉमन एरा में। इस बैटल में सेल्यूकस निकेटर हार गया। बड़ी इंपॉर्टेंट बैटल थी। सेल्यूकस निकेटर ये एक अलेक्जेंडर का सरदार था। जी हां दोस्तों, वही अलेक्जेंडर जो भारत में 326 बीसीई में आया था। और भारत में आकर वो हेडप्सी रिवर को क्रॉस करने के बजाय वो वहां से ही रिटर्न चला गया। लेकिन रिटर्न जाते समय उसको याद आया कि यार, ये भारत का जो एरिया मैंने जीत के रखा है, ये एरिया अब मैं किसको सौंप दूं, क्योंकि मैं तो वापस जा रहा हूं। तो उसने अपने एक सरदार को अपॉइंट किया था भारत के एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन संभालने के लिए। उसी का नाम है सेल्यूकस निकेटर। अब ये सेल्यूकस निकेटर एक चांस ढूंढ रहा था कि किस प्रकार मैं
अलेक्जेंडर का सपना पूरा करूं भारत जीतने का। एक्चुअली अलेक्जेंडर भी भारत को जीतना चाहता था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया क्योंकि उसके सैनिकों ने हार मान ली। अब वो आधा अधूरा सपना अलेक्जेंडर का ये सेल्यूकस निकेटर पूरा करना चाहता है, और इसी उद्देश्य से सेल्यूकस निकेटर ने भारत पर, मगध साम्राज्य पर चढ़ाई कर दी। मगध साम्राज्य का उस समय एक ब्रेव रूलर रूल कर रहा था वहां पर, वो था चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया। सेल्यूकस निकेटर का सपना आधा अधूरा रहा। सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त के साथ में ट्रीटी करनी पड़ी, वही है ट्रीटी ऑफ 303 BC। तो इस ट्रीटी में सेल्यूकस निकेटर को, चंद्रगुप्त को आज का पूरे अफगानिस्तान का एरिया देना पड़ा। हेरात, काबुल, कंधार, गजनी, ये 4 बड़े बड़े शहर जो कि अफगानिस्तान के एरिया में आते हैं, वो अफगानिस्तान तक का, मतलब हिंदू कुश पर्वत तक का पूरा एरिया सेल्यूकस निकेटर को, चंद्रगुप्त मौर्य को देना पड़ा। साथ ही साथ एक कोर्ट एम्बेसडर सेल्यूकस निकेटर भेजेगा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, और उस कोर्ट एम्बेसडर का नाम क्या है? मेगास्थनीज। जी हां दोस्तों, मेगास्थनीज। और इस मेगास्थनीज ने, जानते हैं, बैठे बैठे एक जबरदस्त किताब लिख डाली भारत में रहकर। उस किताब का नाम है इंडिका। और ये किताब इस चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारे लिए। मेगास्थनीज की इंडिका, जो कि एक ग्रीक एम्बेसडर था, सेल्यूकस निकेटर ने उसको भेजा था। फिर सर, और इस सेल्यूकस निकेटर की बेटी के साथ में चंद्रगुप्त मौर्य ने शादी की, जिसका नाम हेलेना था। अब सर, ये तो राजा था, लड़कियों की कोई कमी नहीं है, लेकिन क्यों? तो मैट्रिमोनियल रिलेशन से राज्य को स्टेबिलिटी प्रदान होती है। इस वजह से हेलेना, जो कि सेल्यूकस निकेटर की बेटी थी, उसके साथ चंद्रगुप्त ने शादी कर ली। ठीक है, अब रिटर्न में कुछ देना पड़ेगा ना चंद्रगुप्त मौर्य को, क्या सब लेके ही रहेगा? नहीं। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी दिए। अपनी 9000 एलिफेंट्स की उसके पास में आर्मी थी, 9000 हाथी, उसमें से 500 सेल्यूकस निकेटर को दे दिए। तो ये ट्रीटी बड़ी इंपॉर्टेंट है सेल्यूकस निकेटर की। यहां पर एक सवाल आया भी है बहुत बार एनडीए में कि हु रोट द बुक इंडिका, किसने लिखी है ये किताब? तो मेगास्थनीज ने ये किताब लिखी है। जी हां दोस्तों, ये है मेगास्थनीज, और ये है मेगास्थनीज की किताब। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसानों के लिए एक जबरदस्त काम किया। गुजरात में गिरनार नाम का एक जगह है, जूनागढ़ के पास में, वहां पर एक लेक बनवाया उसने, लेक, तालाब, और उसी तालाब को सुदर्शन लेक कहा जाता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेक है, गुजरात में है, गिरनार में, और इस लेक का नाम है सुदर्शन लेक, सुदर्शन तालाब। ठीक है, इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। इसके लिए एक उसने ऑफिसर अपॉइंट किया था, पुष्यगुप्त नाम का, और उस पुष्यगुप्त को कहा कि भाई ये तालाब तुम मुझे बना कर दोगे। ठीक है, लेकिन आदेश किसने बनवाया है? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने ही बनवाया है। कारीगरी भले ही किसी की भी हो, लेकिन क्रेडिट चंद्रगुप्त को ही जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य जो है आखिरी दिनों में, कहते हैं कि जब चंद्रगुप्त बूढ़ा हो रहा था, तो बूढ़ा हो जाने के समय में मगध के एरिया में नियर अबाउट 14 साल का सूखा पड़ गया, अकाल, ड्रॉट, दुष्काल, फेमाइन। अब इस फेमाइन में क्या हुआ? तो कई सारे लोग मर रहे थे, कई सारे लोगों को यहां से वहां भटकना पड़ रहा था अनाज के लिए। तो ऐसी कंडीशन में चंद्रगुप्त जो है, राजा होने के वजह से उसने सामान्य लोगों की हर संभव मदद करने की कोशिश की। ठीक है, तो सोहगौरा और महास्थान नाम के जगह पर 2 इंस्क्रिप्शन हमें मिलते हैं, जो कि इस पीरियड के ड्रॉट यानी कि सूखा पड़ने की जानकारी हमें देते हैं। ठीक है, तो आखिर के दिनों में बूढ़ा हो रहा था वो चंद्रगुप्त मौर्य, और लोगों को राजा से कई सारी अपेक्षाएं थी। इसीलिए उसने कहा कि यार अब राजा बनने में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि राजा का जो कर्तव्य होता है वो पूरा नहीं कर पा रहा हूं मैं। तो उसने खुद होके राजपाट का त्याग कर दिया और अपना बेटा बिंदुसार उसको कह दिया कि तुम अब मौर्य की राजगद्दी को संभालो। और अपने आखिरी के दिनों में चंद्रगुप्त मौर्य जैनिज्म के सन्यासी बन गए। कहां चले गए? तो श्रवणबेलगोला चले गए, और वहां पर श्रवणबेलगोला में उन्होंने एक सल्लेखना नाम की एक हार्ड मेडिटेशन प्रैक्टिस की, हार्ड मेडिटेशन प्रैक्टिस। और इस प्रैक्टिस करते समय ही उनका देहांत हो गया। किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। तो ये थी चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी। भारत के इतिहास का पहला महान सम्राट और सबसे पहला एम्परर अगर कोई है तो वो है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त के बाद उसका बेटा आता है बिंबिसार।
इसने भी सेल्यूकस निकेटर के साथ में तो अच्छे रिलेशन थे ही चंद्रगुप्त मौर्य की वजह से, लेकिन आगे चल के ईरान, इराक, सीरिया, ऐसे दूर दूर इजिप्ट तक के अलग अलग देशों के साथ में बिंबिसार ने नेबरिंग कंट्रीज के राजाओं के साथ में बड़े अच्छे रिलेशन बनवाए। ठीक है, बिंबिसार को अमित्रघात भी कहा जाता है, एक टाइटल दिया गया उसको। अब अमित्रघात मतलब क्या है? मित्र मतलब दोस्त, अमित्र मतलब दुश्मन, और दुश्मन का घात करने वाला, दैट मीन्स अमित्रघात। इस प्रकार का टाइटल बिंबिसार को दिया है। अब बिंबिसार भी आखिरी के दिनों में एक फिलॉसफी के तरफ अट्रैक्ट होता है, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य जैनिज्म के तरफ अट्रैक्ट होता है, ठीक उसी प्रकार बिंबिसार आजीवक मसखलीपुत्र गोशाल की ये जो फिलॉसफी थी इसके तरफ अट्रैक्ट होता है और जीते जी ये भी राजपेट को छोड़ देता है। इसके बाद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा शाइनिंग सुपरस्टार जिसका नाम है द ग्रेट अशोक। जी हां दोस्तों, द ग्रेट अशोक। अब ये बिंदुसार का ही बेटा है, मौर्यन डायनेस्टी से ही बिलोंग करता है। अब अशोक की महानता उसके काम में छुपी है। जब तक उसके काम हम समझेंगे नहीं, उसकी महानता हमें समझ में नहीं आएगी। तो अशोक के जीवन का परिवर्तन, अशोक के जीवन में परिवर्तन किस घटना के कारण आया? तो वो घटना थी कलिंगा की बैटल। जी हां दोस्तों, आज के उड़ीसा का एरिया कलिंगा नाम से जाना जाता था। इस एरिया को अशोक ने जीतने की कोशिश की और लड़ाई लड़ी। उस लड़ाई में कई सारे लोग मारे गए, बूढ़े, बच्चे, बीवियां, औरतें सब मारे गए। अब ये सारा का सारा खतरनाक दृश्य देखकर अशोक का मन जो है वो परिवर्तित हो गया। उसने कहा ये लड़ाई वगैरह झगड़े में कोई मतलब नहीं। तो उसने एक घोषणा कर दी, आज से भीरी घोष बंद और धम्म घोष शुरू। आज से लड़ाई बंद और लोगों के कल्याण के काम शुरू। इस प्रकार की आइडियोलॉजी अशोक की इस बैटल के बाद चेंज हो गई। तो अशोक ने क्या काम किए, क्या परिवर्तन आया उसके काम में इस बैटल के बाद में? तो धम्म महामात्या एक ऑफिसर उसने अपॉइंट किया और लोगों को सही रिलीजन क्या है, सही काम क्या है, सही चरित्र क्या है, ये सब समझाने की कोशिश की। और समझाएगा कौन? तो ये ऑफिसर धम्म महामात्या, इसको धम्मा टीचर कहा है। अशोक ने सामान्य लोगों को, अशोक जो चाहता है कि राज्य किस प्रकार से खुशहाली से, लोग कैसे किस प्रकार से आनंद से रह सकते हैं, ये सारी चीजें लोगों को समझाने की उसने कोशिश की। और अशोक ने रॉक एडिक्ट्स बनवाए, पत्थरों पर अपने आदेश इंस्क्रिप्ट कराए कि प्रजा ने क्या काम करना चाहिए, क्या काम नहीं करना चाहिए, धम्म मतलब क्या है और अधम्म मतलब क्या है, ये सब रॉक एडिक्ट्स के आधार से उसने लोगों को समझाने की कोशिश की। अशोक अपने रॉक एडिक्ट के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। आगे चलते हैं दोस्तों, यह है अशोक का रॉक एडिक्ट। इस प्रकार से बड़े बड़े पत्थरों पर, सैंडस्टोन, ऐसे पत्थरों पर उसने आदेश लिखा के दिए हैं कि सामान्य लोगों ने क्या करना चाहिए, अधिकारियों ने क्या करना चाहिए, खुद राजा ने क्या करना चाहिए, सारी चीजें उसने दी है। और ना सिर्फ बताया बल्कि उसको इंप्लीमेंट भी करवाया। यही तो अशोक की खासियत है। तो इस प्रकार के आपको पढ़ने नहीं आएगा क्योंकि ये भाषा भी अलग है, लिपि भी अलग है, उसकी भी मैं चर्चा करूंगा। दोस्तों, इस प्रकार से ये बड़े बड़े पत्थरों पर अशोक ने अपने आदेश इंस्क्रिप्ट करवाए। ये पत्थर आज भारत के कई जगह पर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब अशोक के इंस्क्रिप्शन ये पूरा भारत और कहां कहां मिलते हैं अशोक के इंस्क्रिप्शन, ये गूगल पर इमेज है, आप देख सकते हो इसको, अगर यहां पर नहीं देखने को मिलती तो अशोक के रॉक एडिक्ट्स की खासियत क्या है? तो वो 4 भाषाओं में, 4 लिपियों में लिखी गई है। कितनी लिपि में? 4 लिपि, ब्राह्मी, खरोष्टी, अरामाई, ग्रीक, ऐसी 4 लिपियां। और उसकी भाषा कौन सी थी? तो मगधी, प्राकृत, अरामाई, ग्रीक, इस प्रकार की भाषाएं, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग लिपियां अशोक ने अपने रॉक एडिक्ट्स के लिए इस्तेमाल किए। तो दोस्तों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अशोक के जीवन का, उसके रॉक एडिक्ट्स। अशोक की महानता रॉक एडिक्ट्स से अलावा उसका जो व्यक्तिगत चरित्र था उसमें भी छुपी हुई है। दोस्तों, अशोक की महानतम बातों को जानने का यह सफर नेक्स्ट लेक्चर में भी कंटिन्यू रहेगा। आज के लिए मैं यहीं रुकता हूं। थैंक यू।